अस्सलाम वालेकुम खातून हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ इस वक़्त मौजूद हैं मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ जुड़ा हुआ बहुत बड़ा सितारा, बहुत बड़ा नाम माशाअल्लाह। और हमारे कॉलीग भी हैं, हमारे साथ मुख्तलिफ़ चैनल्स पे इन्होंने हमें बहुत दफ़ा टाइम दिया, तो इसलिए मैं बहुत मशकूर हूँ इकबाल भाई आपका, आपने हमें टाइम दिया। और ख़ास तौर पे आज इसलिए मशकूर हूँ कि आज का दिन बहुत अहम है। आज का दिन इसलिए अहम है कि एक हमारी पीठ में एक किस्म का छुरा घोंपा गया है, मुख्तलिफ़ एक्टर्स के ज़रिए। और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की साजिश की गई है। इसमें मैं तफसीलात में तो अभी नहीं जाऊँगा, मैं सिर्फ चाहूँगा कि आपकी हम ओपिनियन लें कि आप इसको किस तरह देख रहे हैं? पहले तो ये बताएँ कि हुआ क्या? कैसे हुआ? और फिर ये है कि अब हमने करना क्या है? अब फ्यूचर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? सबसे पहले बताइएगा इकबाल भाई कि आपकी ओपिनियन क्या है जी जो हुआ है आज, यानी कल? बहुत 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 शुक्रिया इसरार कसाना साहब। दरअसल कल पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख का एक स्याह दिन था। जैसे 3 मार्च 2009 को जब श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के बाहर अटैक हुआ और उसके बिल्कुल। बाद से पाकिस्तान से इंटरनेशनल क्रिकेट रूठ गई, बिल्कुल कल उसी तरह का वाकया था। कल कोई अटैक नहीं हुआ, कुछ हुँ, नहीं हुआ और हैरानकुन तौर पर न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम, जिसे इस्लामाबाद के 5 स्टार होटल में सख्त सिक्योरिटी में ठहराया गया था, एसएसजी कमांडोज, पाकिस्तान की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज जिनमें आईएसआई जो कि हुँ, दुनिया की बेहतरीन एजेंसी वो शामिल है, सब हाँ, लोग उनकी हिफाजत पर मामूर थे। और 2-3 घंटे कबल जब टीम को रवाना होना था रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के लिए, तो उन्होंने कह दिया कि हमें सिक्योरिटी अलर्ट है। कोई वजाहत नहीं की कि कहाँ से हुँ, अलर्ट है, कैसे अलर्ट है। ये वही टीम है इसरार भाई जो 4 दिन तक रावलपिंडी इस्लामाबाद में रही, हाँ, रावलपिंडी जाती रही, इस्लामाबाद से प्रैक्टिस के लिए वापस आती रही, कोई थ्रेट नहीं था। मुझे लग रहा है ये बैनुल-अक़वामी सतह पर कोई साजिश है, हुँ, पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी क्रिकेट से तन्हा करने की कोशिश है और इसके एक्टर्स कई है। क्योंकि हुँ, अब से कुछ दिन पहले मेरे ख्याल में 21 अगस्त को अभिनंदन नामी एक शख्स का आर्टिकल हाँ, दी गार्जियन में शाया हुआ बिल्कुल, था, बिल्कुल। शायद आपकी नज़र से गुज़रा जी, हो। बिल्कुल मैंने देखा। उसने उसने कहा जी थ्रेट है। आप हाँ, बताएं कि किस तरह का थ्रेट है। आपको सरबराह मुमलिकत के बराबर सिक्योरिटी फराम की गई है, फुल प्रूफ हाँ, सिक्योरिटी फराम की गई है और हर तरह से आपका ख्याल रखा जा रहा है। उसके बावजूद मुझे तो लग रहा है न्यूजीलैंड क्रिकेट काउंसिल या न्यूजीलैंड की टीम हाँ, किसी के हाथों में खेल रही है और ये एक सिलसिले की कड़ी है। क्योंकि देखें, जो सफेद चमड़ी वाली टीमें थी वो पाकिस्तान अब तक नहीं आई। इससे पहले हाँ, साउथ अफ्रीका में तो मिक्स थे प्लेयर्स, उनमें बिल्कुल। गोरे भी थे, काले भी थे, बांग्लादेश, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज, जिम्बाब्वे, ये सब पाकिस्तान आई है। लेकिन न्यूजीलैंड की आमद से एक दरवाजा खुलना था कि हाँ, न्यूजीलैंड के बाद 13 और 14 अक्टूबर को इंग्लैंड के 2 टी20 मैचेस थे हुँ, रावलपिंडी में और फिर उसके बाद जनवरी फरवरी में ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम को पाकिस्तान का दौरा करना था। तो हाँ, मैं समझता हूं कि एक साजिश है, पाकिस्तान को तनहा करने की कोशिश है। हर शख्स हैरान था क्योंकि कल मैच से कबल रमीज राजा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में और जो सब नहीं हो लोग सकी। जमा थे। वो उस हुँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस को डिले किया गया तो लोगों के, हुँ, सहाफियों के जहनों में शुकूक व शुबात ने जन्म लिया। फिर उसके बाद जब मैच डिले हुआ तो किसी ने ये कह दिया कि शायद किसी का कोविड टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया है जिसकी वजह हाँ, से मैच नहीं हो रहा। उस तरफ ध्यान चला गया। लेकिन फिर उसके बाद जब डेविड वाइट, न्यूजीलैंड क्रिकेट काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव, उन्होंने कहा कि जी सिक्योरिटी अलर्ट, कोई चीज बताई नहीं है इसरार साहब। अगर कुछ कोई चीज शेयर भी नहीं बताए, किया उन्होंने, कोई ट्वीट वगैरह शेयर नहीं किया, कुछ भी शेयर नहीं किया। कुछ शेयर नहीं किया। यही तो हैरत की बात है। और मैंने कल अपने शो में लेफ्टिनेंट रिटायर्ड अमजद शोएब को लिया था लाइन पर, वो रावलपिंडी के कोर कमांडर भी रहे। या उन्होंने मुझे बताया कि उनकी 4 मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसीज से बात हुई और उन सब ने कहा कि इस तरह का कोई थ्रेट नहीं था। तो जिससे ये जाहिर होता है, अब चूंकि बराबर में अफगानिस्तान है, खित्ते हाँ, की बदलती सूरत हाल, अमरीका को वहां से जाना पड़ा, भारत को मुंह की खानी पड़ी, तो मुझे लगता है कि कोई ना कुछ अच्छा, उस वक्त इनको पाकिस्तान में कोई सिक्योरिटी खतरा नजर नहीं आ रहा था जब नेटो के फौजी जो थे वो हाँ, काबुल से इस्लामाबाद आकर और फिर अपने अपने ममालिक जा रहे थे। ये हाँ। सोचने वाली बात है, उस वक्त कोई खतरा नहीं था, लेकिन अब अचानक खतरा पैदा हो गया। ये मैं समझता हूँ एक साजिश है। तो ये जो साजिश है, इसमें कुछ आपको ये जो आईपीएल होने जा रहा है, उसका भी कुछ कनेक्शन नज़र आता है आपको? देखिए, भारत हमेशा से पाकिस्तान में क्रिकेट के हवाले से पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा करता रहा है। आपको हुँ, याद होगा, एक वक्त था श्रीलंका की क्रिकेट टीम जब अर्जुन रानाटुंगा उनके हेड हाँ, ऑफ अफेयर्स में थे, पाकिस्तान आई थी तो भारत ने उन्हें ऑफर की कि आप मत जाएं, हम आपके साथ खेलते हैं, हम आपको इतने पैसे देते हैं।
तो इसका मतलब है कि भारत का इंटरेस्ट है पाकिस्तान से कि यहाँ क्रिकेट ना हो, और हमारी टीम बड़ी जबरदस्त टीम है। अब आईपीएल वो करा रहे हैं मुत्तहदा अरब अमारात में, उसके बाद ही T20 वर्ल्ड कप है। अब मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को बेहतरीन जवाब न्यूजीलैंड को देना चाहिए। 26 अक्टूबर को जब पाकिस्तान का वर्ल्ड कप T20 में न्यूजीलैंड से मैच है तो पाकिस्तान उन्हें बताए, और पाकिस्तान को मैं समझता हूँ भरपूर एहतजाज करना चाहिए, क्योंकि आपने कहा इसरार कसाना साहब कोई चीज शेयर नहीं की, या तो कोई शेयर की हो चीज के पता चले, कोई एविडेंस हो कि ये सूरत हाल है। आपने एक जुमला कह दिया कि जी सिक्योरिटी अलर्ट है और आप जा रहे हैं। आप ये भूल गए न्यूजीलैंड में क्या हालात हैं। जब बांग्लादेश की टीम वहां थी तो क्राइस्ट चर्च की एक मस्जिद में हमलावर ने नमाजियों को शहीद कर दिया था। अब से एक हफ्ता पहले, आप शायद अखबार आपकी नजर से गुजरा हो, क्राइस्ट चर्च में एक आदमी ने 6 आदमियों को चाकू के मार के जख्मी कर दिया। तो ये सब चीजें वहां हो रही है, आपको यहाँ सिक्योरिटी नजर आ रही है। मैं तो हैरान हूं, मैं समझता हूँ। अच्छा, क्या आपको लगता है कि ये प्री प्लान था? क्योंकि जब किसी ने पहले से तय किया हो ना, तो फिर वो ना किसी की बात सुनता है ना कुछ शेयर करता है। क्योंकि नॉर्मल जो प्रोसीजर्स है जो मैं समझता हूँ कि होने चाहिए थे, वो ये थे कि अगर उनके पास कोई थ्रेट भी था तो वो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को बुला के उनके साथ शेयर करते कि जनाब ये देखें, ये हमें थ्रेट मिला है, आप इसका कुछ सद्देबाब कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने तो किसी की सुनी ही नहीं है। तो इससे लगता है कि प्री प्लान था ये सब। ये आपने बड़ा वैलिड पॉइंट रेज किया है इसरार कसाना साहब, मुझे भी लग रहा है, क्योंकि आप 4 दिन तक आराम से, कोई आपके साथ मसला नहीं है, मैच शुरू होने से 3 घंटे पहले आप अपनी टीम को नहीं भेजते, ना आप किसी से शेयर करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और फिर पाकिस्तानी हुकूमत ने उनको सरबराह मुमलिकत के बराबर सिक्योरिटी फराम की थी। जब वो इस्लामाबाद से रावलपिंडी ट्रेवल करते थे स्टेडियम के लिए, तो चिड़िया का बच्चा पर नहीं मार सकता था, इतनी सख्त सिक्योरिटी थी है। और उसके बावजूद आप इस तरह से कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है। और आपने शायद एक आर्टिकल आपकी नजर से गुजरा हो आपसे कुछ अर्सा पहले, ग्लेन टर्नर न्यूजीलैंड के जो साबिक कप्तान है, उन्होंने कहा कि जी सिक्योरिटी अलर्ट है, यानी कि ये सब पहले से खिचड़ी पक रही थी। और मुझे लग रहा था आखिरी मौके पर पाकिस्तान को डिच करने की कोशिश थी इसरार कसाना साहब, जिसमें वो कामयाब हुए। इससे पाकिस्तान क्रिकेट को जो नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है, जो धचका लगा है, उसका अजाला नामुमकिन है। क्योंकि अब इंग्लैंड ने कह दिया कि वो 24 से 48 घंटे में फैसला करेंगे कि पाकिस्तान का दौरा करें या नहीं। 13 और 14 को उन्होंने रावलपिंडी में मैचेस 2 T20 खेलने, ऑस्ट्रेलिया ने आना है। तो मेरे ख्याल में एक लॉबी बनाकर इन लोगों को दूर किया गया। और आप दिलचस्प बात देखें कि इस वक्त जो आईसीसी के चेयरमैन है, उनका ताल्लुक न्यूजीलैंड से है, ग्रेगरी बर्कले। और जब इनसे पहले शशांक मनोहर, जिनका ताल्लुक भारत से था, वो आईसीसी के चेयरमैन थे, तो उनकी जगह जब इनको बनाया गया तो भारत ने मुकम्मल तौर से ग्रेगरी बर्कले को सपोर्ट किया। तो आप अंदाजा लगाएं कि ताने बाने कहां जाकर मिलते हैं, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल। अच्छा, अब जरा एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि देखें, इन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान को ग्लोबल लेवल पे एम्बेरसमेंट कॉज की है, बल्कि हमें यानी बिलियंस ऑफ रुपीस का जो फाइनेंशियल डैमेजेस पड़े हैं, अब वो देखें ना, उसका तो हिसाब ही कोई नहीं है। तो क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान को इसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना चाहिए और इनके डैमेजेस जो हैं वो क्लेम करने चाहिए, और जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान को एम्बेरस किया है उसका भी कुछ ना कुछ जो है वो सद्देबाब किया जाए? देखिए, एक तो सबसे बड़ी वजह ये कि आईसीसी से हमारे इसरार कसाना साहब ताल्लुकात ज्यादा अच्छे नहीं रहे माजी में, और अब रमीज राजा चेयरमैन बने हैं, उनके इंटरनेशनल लेवल पर एक साख है। कल उन्होंने एक ट्वीट किया कि हम आईसीसी में जाएंगे। सबसे बड़ा सेटबैक तो ये कि इस वनडे सीरीज के आईसीसी पर कोई असरात इसलिए नहीं मुरतब होने थे कि डीआरएस जो डिसीजन रिव्यू सिस्टम है वो नहीं रखा आपने। इतने नाअहल लोग पाकिस्तान क्रिकेट के हेल्म ऑफ अफेयर्स पर बिठा दिए थे एहसान मानी ने, जिनमें डायरेक्टर कमर्शियल बाबर हामिद है, उनके अलावा उनके असिस्टेंट इमरान अहमद खान है। तो जब डीआरएस नहीं हुआ तो ये बायलैटरल सीरीज हो गई। अगर डीआरएस होता तो 2023 के वर्ल्ड कप के लिए ये जो आईसीसी की वर्ल्ड कप सुपर लीग है उसका हिस्सा होते ये मैचेस, जिनके पॉइंट्स काउंट होते वर्ल्ड कप 2023 के लिए। तो अब ये बायलैटरल सीरीज थी, पाकिस्तान जरूर जा सकता है आईसीसी के पास, आईसीसी में पाकिस्तान दरखास्त दे और फिर उसके बाद आईसीसी अगर इसको मुनासिब समझता है तो जिस तरह से एक उनकी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी है उसमें भेजे। जैसे भारत ने हमसे क्लेम किए थे पैसे, आपको याद होगा, पाकिस्तान से भारत पाकिस्तान की सीरीज के, तो मैं समझता हूँ कि उसमें ये जाए और फिर जाकर बात उठाए। लेकिन इसके लिए हमें दीगर ममालिक का सपोर्ट चाहिए होगा। अब आईसीसी में भारत की लॉबी बड़ी तगड़ी है, अफगानिस्तान उसे सपोर्ट करता है, बांग्लादेश उसे सपोर्ट करता है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया उसके साथ
बिग थ्री में शामिल रहे, न्यूजीलैंड हाँ के बंदे को उसने आईसीसी का चेयरमैन बनवाया, तो हमारे साथ कौन है? बहुत से बहुत अगर हमारे साथ होगा तो श्रीलंका होगा, हाँ जिम्बाब्वे बिल्कुल। होगा, साउथ अफ्रीका के बारे में भी आप कुछ नहीं कह सकते। तो हाँ हमारी लॉबी कमजोर है आईसीसी में। लेकिन अब जो सूरत हाल बन रही है, देखिए ना, मैं ये देख रहा था कि प्राइम मिनिस्टर दुशंबे में इंतहाई मसरूफ दौरे के अंदर मसरूफ थे। उन्होंने वहीं से प्राइम मिनिस्टर न्यूजीलैंड की जो है उनको फ़ोन करके भी कायल करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। हालाँकि उनके बारे में हमारा जो इमेज है वो कितना अच्छा था, और आज वो सारे का सारा इमेज जो है वो धड़ाम से गिरा है। और ख़ास तौर पे मैं देख रहा था कि जो इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं, जिस तरीके से वो पाकिस्तान की हेल्प के लिए सामने आए हैं और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सेफ कंट्री है, हम लोग पाकिस्तान जाते रहे, इवन न्यूज़ीलैंडर्स आते रहे हैं यहाँ पे। तो उन्होंने किसी की भी नहीं सुनी। तो मुझे ये बताएँ कि इसका कोई रिड्रेसल तो होना चाहिए ना, कि क्या क्या जो क्रिकेट है, जिसको कहते हैं कि ये बड़ी ज़बरदस्त गेम है और ये फेयर गेम है, तो उसके साथ इस तरह का सलूक जो है, क्या ये जायज़ है? बिल्कुल नाजायज है। मैं समझता हूँ क्रिकेट जो जिसे हम जेंटलमैन्स गेम कहते हाँ, हैं, अब उस तरह से इस तरह से अब कॉन्स्पिरेसी साजिशें अगर जेंटलमैन्स गेम में आ जाएंगी, जो 1877 मार्च 1877 में शुरू हुआ, तो फिर गेम का हाल क्या होगा? मैं हाँ, समझता हूँ वजीर आजम ने कोशिश की, जेसिंडा आर्डन जो उनकी वजीर आजम है, आपने सही हाँ, कहा कि जब शहीद हो गए मुसलमान तो वो उनके घरों में गई और बाकायदा स्कार्फ पहन कर गई और बड़ी हौसला अफजाई की। उनका एक बड़ा मस्बत इमेज आया। अब वो दूसरी मर्तबा वजीर आजम मुंतखब हुई है हाँ, और उनका एक मस्बत इमेज आया कि वो कुछ करेंगी, लेकिन उन्होंने ये कहकर माजरत कर ली कि क्रिकेट के मामलात में मैं मदाखलत नहीं कर सकती, ये न्यूजीलैंड क्रिकेट काउंसिल का फैसला है और खिलाड़ियों की सिक्योरिटी न्यूजीलैंड क्रिकेट काउंसिल के लिए बड़ी अहम है। तो मैं समझता हूँ कसाना साहब इसके पीछे एक साजिश है। आप हाँ, देख लीजिएगा आइंदा आने वाले दिनों में जब इवेंट्स अनफोल्ड होंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके पीछे कौन था। शेख रशीद ने कल कह दिया कि हाथ दस्ताने पहने हुए। अब हुँ, दस्ताने उन्होंने तो खुल के नहीं कहा, क्योंकि हाँ, उन्हें इस बात का भी इल्म है कि बैनुल अक़वामी सतह पर वो वजीर दाखिला है, उनकी बात हाँ, को किस तरीके से उछाला जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये ओपन पाकिस्तान ने सीक्रेट है, ये ओपन बैनुल सीक्रेट। अक़वा बिल्कुल ओपन सीक्रेट है, सबको पता है। हाँ। आप देख लें कि वो पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी क्रिकेट से दूर करने की ये साजिश है और इस साजिश में लोगों का इशारा जो है वो जा रहा है भारत की तरफ। अच्छा, अब दो ओपिनियंस आ रही हैं। एक तो ये कि हमें एग्रेसिव रिएक्शन जो है वो शो करना चाहिए। दूसरे लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमें इस तरह नहीं करना चाहिए, हमें अभी भी हालात को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। इवन अभी भी लोग कह रहे हैं कि न्यूज़ीलैंड के साथ एंगेज करके उनके साथ मामलात को किसी न किसी तरीके से तय करना चाहिए, ताकि हो सकता है कि वो टीम को वापस भेज दें। तो कौन-सी अप्रोच बेहतर है आपकी नज़र में? देखिए, अगर आप टीम को वापस भेजने की बात करते हैं तो नामुमकिन है। आप न्यूजीलैंड हुँ, का ट्रैक रिकॉर्ड देख लें। 1996 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ, जब श्रीलंका में हुआ तो न्यूजीलैंड की टीम ने खेलने से इनकार कर दिया, कहा हाँ, सिक्योरिटी खदशात हैं। आपको याद होगा 2003 में मैं खुद था नेशनल स्टेडियम कराची में, 2002 की बात कर रहा हूँ, हाँ, जब कराची के एक 5 स्टार होटल के बाहर बम धमाका हुआ और उस दिन टेस्ट मैच शुरू होने वाला था। मई 2002 की बात है। हाँ, स्टीफन फ्लेमिंग कप्तान थे, अपनी पूरी टीम को वापस ले गए। तो हाँ, न्यूजीलैंड के साथ ये मसाइल है कि वो हमेशा कुछ न कुछ जो है अपनी अलग 1.5 ईंट की मस्जिद बनाते हैं और हुँ, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को इस पर अग्रेसिव स्टैंस लेना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर वो कुछ शेयर करते, शुरू में आपने सरार किसाना साहब बड़ी अच्छी बात की कि कोई चीज शेयर नहीं की ना, हाँ, अगर आप शेयर करते पता चलता आप सिर्फ एक जुमला कह रहे हैं सिक्योरिटी अलर्ट की वजह से जा रहे हैं, तो इसका मतलब है इसकी तहकीकात होनी चाहिए। पाकिस्तान को आईसीसी में आवाज बुलंद करनी चाहिए। अभी तो आईसीसी का इवेंट है तो हाँ, उसमें पाकिस्तान को मजबूरन खेलना पड़ेगा T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड से। लेकिन आइंदा न्यूजीलैंड के साथ क्रिकेट ताल्लुकात के हवाले से पाकिस्तान को असर नौ जायजा लेना होगा। आपको याद होगा अब से कुछ अर्सा कबल जब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर गई तो जो सलूक किया गया उनके साथ हाँ, कि कुछ के कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ गए और उनको क्वारंटीन में किस तरीके से रखा गया कि कमरे हुँ, से बाहर नहीं निकल सकते थे, बाहर खाना रख दिया जाता था और जब बंदा चला जाता था जब जाकर वो खाना लेते थे। और फिर हाँ जी, न्यूजीलैंड क्रिकेट काउंसिल ने धमकी दी थी कि अगर आइंदा कोई केस पॉजिटिव आया तो हम दौरा मंसूख कर देंगे। तो इतनी बड़ी टीम हो गई न्यूजीलैंड की हाँ, कि वो दौरा मंसूख कर देंगे। हमें कुछ ना कुछ स्टैंस लेना चाहिए, हाँ, वरना फिर यही होगा कि हर मुल्क यही कहेगा, आएगा बहाना करेगा मैच से एक दिन पहले 2 घंटे पहले कि जी सिक्योरिटी अलर्ट है, वापस चला जाएगा। आज जो मुझे इत्तला मिली है कि उनका एक चार्टर्ड प्लेन आ रहा है शाम को हुँ, इस्लामाबाद, जो उनकी टीम को लेकर जाएगा और वाया दुबई।
तो अब देखते हैं कि आगे क्या सूरत हाल बनती तो है। अब इसमें जो हमारा जो पीसीबी है, अब देखें रमीज राजा साहब के लिए तो वो सर मुंडाते ही ओले पड़ी वाली बात होगी ना, कि अभी वो आई हैं और आते ही इतना बड़ा चैलेंज उनके सामने आ गया। तो अब आप उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस लगा के बैठे हुए हैं, क्या करेंगे वो? उन्होंने तो जो ट्वीट किया उससे उनका माइंड तो नजर आ रहा है, लेकिन जाहिर है कि इतनी जल्दी वो ना तो इतने बड़े बड़े एग्रेसिव एक्शंस ले सकेंगे, और फिर जिस तरह आपने खुद फरमाया कि पीसीबी के अंदर इस तरह के लोग बैठे हुए हैं जिस वो कहते हैं कि हर शाख पे उल्लू बैठा है। तो अब वहां पे वो उन लोगों के साथ मिलके क्या स्ट्रेटजी बनाएंगे जी? आपने सही कहा, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। क्या लेकिन होगा? अब अंजाम गुलिस्तां जो है वो कुछ बेहतर होने जा रहा है, क्योंकि रमीज कुछ कड़वे घूंट पीने वाले हैं जो सिफारिशी लोग पीसीबी में भर्ती हो गए, हाँ, उनको निकालने वाले हैं। सबसे पहले तो डीआरएस के मामले का उन्होंने सख्त नोटिस नोटिस लिया है। लिया। तो डायरेक्टर कमर्शियल बाबर हामिद साहब जो सिफारिश पर आए थे, जिन्हें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने निकाल दिया था, जो मल्टी नेशनल कंपनी से निकाले गए थे, वो जो है वो पीसीबी के डायरेक्टर कमर्शियल है। आपको याद होगा अब से 2 बरस कबल जब पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी कराची में हुई थी, तो 22 करोड़ रुपए उस ओपनिंग सेरेमनी पर खर्च हुए थे जब कोविड नहीं आया था। ये मैं और 2019 की बात कर रहा हूँ। आप अंदाजा लगाएं कि 22 करोड़ रुपए, उसका कोई हिसाब ही नहीं हुआ। एहसान ओहो, मानी साहब 77 बरस उनकी उम्र हो गई थी अभी मार्च में, वो किसी चीज का नोटिस नहीं ले रहे थे। उन्होंने एक इम्पोर्टेड चीफ एग्जीक्यूटिव को बर्मिंघम से बरामद कर लिया कि जिसका नाम वसीम खान है, जिसको पाकिस्तान के कल्चर का, पाकिस्तान की क्रिकेट का कुछ पता नहीं है, सिर्फ इंग्लिश बोल लेता है। तो इंग्लिश बोल लेने से तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं पाकिस्तानी जो इंग्लिश जबरदस्त बोल लेते हैं। लेकिन हाँ, मैं समझता हूँ क्रिकेट को तबाही के दहाने पर ले गए रमीज राजा। आप कुछ एक्शन लेंगे, कुछ चीजें होंगी। अब आपने सही कहा कि आते ही सर मुड़ाते ही ओले पड़ गए, लेकिन हाँ। मुझे लग रहा है आइंदा एक आध दिन में कसाना साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक वाजे स्टैंस लेगा, रमीश प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और तमाम तर चीजें जो है वो सामने आएंगी। आपको क्या तवक्को है, क्या करेंगे? मैं अगर आपसे पूछूं कि 1 2 3 करके 3 स्टेप्स क्या लेने चाहिए फौरी तौर पर, ताकि पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो इस मंझधार में से जो फंस गई है उसमें से निकल सके, और खास तौर पर जो साजिश का आपने जिक्र किया, उस साजिश को भी हमने थ्रू आउट करना है, उसको भी हमने रोकना है, ताकि ये ना हो कि हमारे लोग जो हैं, हमारे बच्चे जो हैं, वो जो जो नौजवान क्रिकेट देख देख के बड़े होना चाहते हैं और जो उस तरह आइडियलाइज करते हैं क्रिकेट को, वो कहीं डिस्करेज ना हो जाए। बिल्कुल, आपने बात तो सही की। एक तो पहला स्टेप इनको आईसीसी से एहतजाज करना चाहिए। दूसरा स्टेप इनको न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम से उस वक्त तक, जब तक ये प्रूफ साबित ना करें, बायलैटरल सीरीज जो भी आईसीसी के इवेंट के अलावा उन हाँ, तमाम सीरीज का जो है ना, इनको बॉयकॉट करना चाहिए कि जब तक ये मामला क्लियर नहीं होते। तीसरे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जाकर आईसीसी में, आईसीसी की जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी है उसके सामने ये कहना चाहिए कि न्यूजीलैंड के इस इकदाम से पाकिस्तान क्रिकेट को जो धचका लगा है उसका अजाला, जो माली अजाला है, वो आईसीसी करे। वरना आप देखें ना कि कितने लोगों की रोजगार वाबस्ता था, इसके बिल्कुल। राइट्स बिक गए थे। मैं खुद पाकिस्तान की एक जो वेबसाइट है अली बाबा के साथ अटैच है, दराज, मैं उस पे खुद मोहसिन हसन खान के साथ लाइव ऐप पर कल कमेंट कर रहा था। प्री मैच और पोस्ट मैच की तो जरूरत नहीं आई, तो कितना लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। नुकसान उस हो गया। नुकसान का अजाला कौन करेगा? इतनी तैयारियां हो रही थी, और फिर जो शायकीन क्रिकेट के दिल टूटे, एनसीओसी ने 25% लोगों के स्टेडियम में दाखिले की इजाजत दी थी, बड़ी सख्त सिक्योरिटी थी, शनाख्ती कार्ड, वैक्सीन सर्टिफिकेट, सारा मिलाकर हाँ, 4500 टिकट थे जो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के लिए बेचे गए। लाहौर के लिए 5500 थे। तो वो लोगों ने जो टिकट खरीदे, जो बड़ा खुश हो रहे थे कि न्यूजीलैंड की टीम आई है, और न्यूजीलैंड की टीम 18 साल के तवील अरसे के बाद पाकिस्तान आई थी। आखिरी बिल्कुल। मरतबा 2003 में आई थी, तो जो आखिरी वनडे था उसने यही रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला था। तो मैं समझता हूँ ये सारे स्टेप्स लेने चाहिए, जिससे पाकिस्तान क्रिकेट की जो बदनामी हुई है हाँ, उसका अजाला कौन करेगा, उसका मदावा कौन करेगा, ये पूछना चाहिए आईसीसी से। बिल्कुल सही है। और आखिर में सिर्फ ये मुझे बता दें कि जो वर्ल्ड कप आ रहा है उसमें हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? न्यूजीलैंड के साथ खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए? कुछ लोग कह रहे हैं कि उसको कॉल ऑफ कर दें, नहीं खेलना चाहिए। और दूसरी इसके साथ ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान की जो वर्ल्ड कप के लिए टीम बनाई गई है, उससे आप मुतमईन हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच खेलने से आईसीसी के इवेंट में इनकार नहीं कर सकते। एक तो ठीक। हमारे पॉइंट जाया होंगे, हाँ, दूसरे आईसीसी हमारे खिलाफ एक्शन ले सकता है, तीसरे हमारे ग्रुप में भारत और अफगानिस्तान है। अगर हम नहीं खेले तो चांसेस भारत और अफगानिस्तान के हो जाएंगे आगे जाने के। हाँ, तो उस लिहाज से हमें इतना बड़ा स्टेप नहीं लेना चाहिए। मेरी राय में हमें ठीक, खेलना चाहिए, खेल को खेल समझकर, इतने एक्सट्रीम पर नहीं जाना चाहिए। ठीक। दूसरे, जो आपने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की बात की, सिफारिश की बुनियाद पर यह टीम मुंतखब हुई है।
लोग कहते हैं कि पसे पर्दा पाकिस्तान के एक साबिक कप्तान वो डोरे हिला रहे थे कौमी सिलेक्शन कमेटी की, जिसके चेयरमैन मोहम्मद वसीम है, जो डमी चेयरमैन है, जो अपने साथ लैपटॉप रखकर लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करते हैं स्टैट्स दिखाकर। और जिस तरीके से सिफारिशी खिलाड़ियों को इस टीम में मुंतखब किया गया है, इसरार किसाना साहब, सिवाय वसीम अकरम के पाकिस्तान के हर टेस्ट क्रिकेटर ने इस टीम को तनकीद का हदफ बनाया। इंजमाम उल हक, शोएब अख्तर, शाहिद आफरीदी, राशिद लतीफ, कोई तो हो जो इनकी हिमायत में खड़ा हो। मोइन खान साहब के साहबजादे को ले लिया गया टीम में सिफारिश की बुनियाद पर। यह सिफारिश का कल्चर तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौर में, जब लोग समझ रहे थे कि लोगों को इंसाफ मिलेगा, अगर नहीं खत्म होगा तो कब खत्म होगा। अब इसमें कोई शक नहीं, टैलेंटेड है आजम खान, लेकिन अभी उसे अपनी फिटनेस पर जोर देना चाहिए। अगर उसके ताया जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर है नदीम खान, अगर उसके अब्बा वसीम अकरम के दोस्त है मोइन खान, तो इसका ये मतलब नहीं कि गरीब का बच्चा जो किट बैग अपने कंधे पर लटकाए बसों में, मोटरसाइकिल पर ग्राउंड में जाता है, इस आस में, इस उम्मीद में कि पाकिस्तान की सब कैप अपने सर पर सजाएगा, इस मुल्क का परचम बुलंद करेगा, उसका क्या कसूर है। मैं समझता हूँ ये बहुत ऐसी टीम, शोएब मलिक नहीं है इस टीम में, वहाब रियाज नहीं है इस टीम में। आप देखें ना जिस तरह की टीम मुंतखब की गई, आसिफ अली, खुशदिल शाह, उसके अलावा आजम खान, ऐसे सिफारिशी खिलाड़ियों को मुंतखब कर लिया गया है। कुछ यंगस्टर्स हैं जैसे मोहम्मद वसीम जूनियर है, उनको बहुत जल्दी मौका फराम कर दिया गया है। शादाब खान मुकम्मल तौर से फिट नहीं है, उस्मान कादिर पर उनको प्रेफरेंस दी गई है। लाड़काना का फास्ट बॉलर शाहनवाज दहानी जो पीएसएल का बेहतरीन बॉलर बना था, उसको आपने रिजर्व में रख दिया है। तो कर क्या रहे हैं? इसका मतलब है कि क्रिकेट सही तरीके से नहीं चल रही थी। तो फिर इसका मतलब ये है कि फिर हमें ज्यादा कुछ उम्मीदें नहीं रखनी चाहिए वर्ल्ड कप के लिए भी। बिल्कुल आपने सही कहा इसरार कसाना साहब। 2007 में जब पहला वर्ल्ड कप खेला गया, आपको याद होगा, मिसबाउल हक ने जो शॉट खेला भारत के खिलाफ, हम हार गए थे भारत से जोहानिसबर्ग में, मैं खुद मौजूद था। फिर 2009 का वर्ल्ड कप T20 हम 21 जून 2009 को इंग्लैंड में जीते, श्रीलंका को हमने फाइनल में हराया। फिर उसके बाद 2010 के वर्ल्ड कप T20 के सेमीफाइनल में पहुंचे, जब माइकल हसी ने सईद अनवर को छक्के लगाकर ऑस्ट्रेलिया को फाइनल में पहुंचा दिया। फिर 2012 का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ, उसके भी हम सेमीफाइनल में पहुंचे जब मोहम्मद हफीज कप्तान थे। लेकिन 2016 का जो आखिरी वर्ल्ड कप हुआ, हम उसके सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सके। हमारी टीम की कारकर्दगी T20 में जवाल पजीर है। किसने कहा था कि सरफराज अहमद जो एक विनिंग कप्तान था, जो पाकिस्तान की T20 टीम को वर्ल्ड नंबर 1 टीम बना गया था, उसे कप्तानी से हटा दिया जाए और उसके असरात। और फिर किसने कहा था कि मिसबाउल हक को, जिन्होंने कभी कोचिंग नहीं की, उन्हें पाकिस्तान का हेड कोच बना दिया जाए। तो उसके असरात अब मुरतब हो रहे हैं, उसके असरात अब जाहिर हो रहे हैं। अब देखते हैं कि T20 वर्ल्ड कप में क्या होता है। वो कहते हैं ना कि मेरी तामीर में मुज़मर थी सूरत एक खराबी की। तो अल्लाह ताला खैर करे, हम तो दुआ ही कर सकते हैं जो भी हुआ है। लेकिन यह है कि आपका बहुत शुक्रिया इकबाल भाई, एज यूजुअल आप हमें टाइम देते हैं और पाकिस्तान की क्रिकेट में आपका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और मेरा ख्याल है कि आपके जो परिस्तार हैं उनमें इतना ज़्यादा इजाफा हो चुका हुआ है कि आपको खुद एक, मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ा कोई चैनल खुद बना देना चाहिए जिसका नाम आप रखें मिर्जा इकबाल बेग चैनल। तो नहीं, मैंने अपना YouTube चैनल बनाया हुआ है इसरार किसाना साहब, MIB स्पोर्ट्स के नाम से, और माशाल्लाह अभी मेरे 37,000 फॉलोअर हो गए, कोई 20-25 लाख वॉच टाइम मिनट्स हो गए। और मैं हर हफ्ते को लोगों के साथ स्ट्रीम यार्ड पर ही रिएक्ट करता हूँ वीडियो लिंक के जरिए। तकरीबन 45 मिनट पूरी दुनिया से कॉल आती है, कनाडा से भी बहुत सारे मेरे चाहने वाले हैं, और आप जैसे भाई जिनकी दुआएं मेरे साथ हैं, जो हमेशा मुझे इज्जत देते हैं, जो हमेशा प्यार करते हैं, तो मैं आपका बड़ा मशकूर हूँ। इंशाल्लाह कनाडा आया तो जरूर आपके स्टूडियो में आके आपके साथ शो करूंगा। एनी टाइम वो वेल डिजर्व्ड, आपकी जो तारीफ होती है वो वेल डिजर्व्ड है। और दूसरी बात मैं आखिर में ये जरूर कहूंगा अपने तमाम दोस्तों से कि मिर्जा इकबाल बेग साहब का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, उसको वॉच करें, उसको लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल भाई, आपसे इंशाल्लाह राब्ता रहेगा। आखिर में दुआ, मेरी इज्जत के लिए काफी तेरा ही बंदा हूँ और मेरे फख्र के लिए काफी एक तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतुमाए खेशरा तू दानी हिसाब कम बेशरा। मुझे इसरार किसाना को मिर्जा इकबाल बेग साहब के साथ इजाजत दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।